तो आज का वीडियो आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हूं और आपको पता है कि एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो आप सभी को मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का एक दे चुका हूं नाइट को, और अभी आप देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का। मैं ये देखता हूं कि जितना लोग गायनेकोलॉजी के लिए सीरियस रहते हैं या रहती हैं, उतना मिडवाइफरी के लिए लोग सीरियस नहीं रहते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आपको दोनों में अच्छे नंबर लाना है तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम तो फर्स्ट ईयर में पढ़े ही हैं, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देना है तो सीधा जाके आँख बंद करके लिख देंगे। और यकीन मानिए लोग ज़्यादातर इसी ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास दो ही सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ लीजिए दोनों सब्जेक्ट में एक जैसे, ताकि बेहतर रिजल्ट आए, ठीक है। चलिए हम लोग आज यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो है प्राइमरी हेल्थ केयर PHC, जिसमें 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको पूछेगा पहला सिद्धांत, ठीक है, और इसका एलिमेंट सिद्धांत, ये 2 महत्वपूर्ण है, और विशेषता ये भी आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका जो प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यानी स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रथम सबसे ज़रूरी देखभाल, ठीक है, वही PHC होता है, ठीक है। एक PHC आप लोग देखे होंगे, जो आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वह केंद्र है जहाँ पे आप जाते हैं दिखवाने। तो केंद्र की बात नहीं, यहाँ पे देखभाल है जो प्राइमरी रूप से दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को। सबसे पहले PHC का ऑफिशियल डिफिनीसन WHO के द्वारा दिया गया, वह भी अल्मा अट्टा का सम्मेलन 1978 में। 1978 में ही कहा गया था अल्मा अट्टा के सम्मेलन में, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, यह नारा दिया गया था। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता भी है कि हेल्थ फॉर ऑल यह किस सम्मेलन में नारा दिया गया, किसके द्वारा, WHO के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है, हम समझते हैं PHC, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर वह आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है जो वैज्ञानिक रूप से उचित, साइंटिफिकली सामाजिक रूप से स्वीकार, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तथा सभी व्यक्तियों एवं परिवारों के उनकी पूर्ण सहभागिता तथा वहन योग्य लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। ये तो WHO ने कहा, लेकिन अगर किन्हीं को ये चीज़ नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आसान शब्दों में दिया गया है। क्या दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह सेवा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसको घर के निकट, कम लागत पर, बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जाती है। तो WHO ने इसी बात को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में कहा कि PHC एकदम अत्यंत आवश्यक सेवा है। PHC यानी प्राथमिक मतलब जो सबसे प्राइमरी हो, सबसे ज़रूरी हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर भी एक आवश्यक सेवा है जो वैज्ञानिक रूप से एकदम सही होना चाहिए, जो समाज उसको स्वीकार कर सके ऐसा सेवा होना चाहिए, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल चीज़ें शामिल हो, जो सभी व्यक्ति और परिवारों को उनके अनुसार हो, उनके जो भी खर्चा है उनके अकॉर्डिंग हो, उनको एफोर्ड कर सके ऐसा सेवा हो। यह सेवा उपलब्ध PHC के अंदर कराई जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा केयर है, एक ऐसा आवश्यक केयर है जो व्यक्तियों के उनके अनुसार, उनके नज़दीक, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वीकार और प्रैक्टिकल बेस केयर होता है, ठीक है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता और लोगों के अकॉर्डिंग खर्च अनुसार एफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध कराई जाती है। यह PHC कौन कहा, अल्मा अट्टा का सम्मेलन में। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड, जैसे वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक स्वीकारता रूप से, प्रैक्टिकल बेस, इन सब चीज़ों को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो यह अल्मा अट्टा का हो गया। अगर सरल शब्दों में आप इसे लिख देते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक ऐसी सेवा है जो हर एक व्यक्तियों को उसके घर के निकट, कम खर्च में और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जाती है, तो यही PHC होती है, ठीक है ना। तो ये सरल शब्दों में हो गया, ठीक है। अब आपको जो लिखना हो दोनों में से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछे तो 1978 का जिक्र जरूर करें, क्योंकि यह अल्मा अट्टा का सम्मेलन में दिया गया परिभाषा है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य, हम बात कर रहे हैं PHC का उद्देश्य। तो PHC का उद्देश्य भाई सीधी सी बात है, यह देखभाल का सीधा उद्देश्य है
कि सभी नागरिकों के लिए आवश्यक होना चाहिए, यह सेवा उपलब्ध होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हो किसी के लिए नहीं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही है कि यह सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। सभी में इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए सेवा में। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन होना चाहिए, इसमें हेल्थ प्रोमोटिव होना चाहिए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका मेन मकसद है। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना भी इसका मेन मकसद है। समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में भागीदारी बनाना, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे देखिए लिखा है और भी चीज़ है, प्रत्येक व्यक्ति तक आवश्यक दवाइयाँ एवं टीकाकरण पहुँचाना, ये भी इसका उद्देश्य है। प्राइमरी हेल्थ केयर का एक ये भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दवाइयाँ टीकाकरण पहुँच सके। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाओं को कम खर्चीला और आसान बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन अब आज के समय में सारा कुछ बिजनेस वाला फंडा है, सरकारी क्षेत्र में तो इतना उपलब्ध होता नहीं है। लोग प्राइवेट में जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्राइवेट में अपने पैसे खर्च करते हैं। जो यहाँ पे दिया गया ठीक इसका उल्टा होता। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, जो भी उद्देश्य में है कि ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर बनाया गया है, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए, तो ठीक है सभी व्यक्तियों के लिए पीएचसी तो है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे सरकारी में, तो कितना आपको वहाँ पे सुविधा मिलता है सब लोग जानता है। ठीक है, इक्वलिटी तो समानता तो बिल्कुल सब में होता है, वहाँ पे ऊंच नीच की बात नहीं। तो यहाँ पे रोगों की रोकथाम और संवर्धन की काम होती ही है। ठीक है, मृत्यु चाहे वो मातृ मृत्यु हो या शिशु मृत्यु हो, इसमें कमी लाने का इसका लक्ष्य है। संक्रामक असंक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। समुदाय में स्वास्थ्य से संबंधित लोगों में भागीदारी बढ़े, इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि सब तक दवाई टीकाकरण पहुंच सके। इसका ये उद्देश्य है कि लोगों को जीवन प्रत्याशा बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को कम खर्चीला और आसान बनाया जाए, इसका ये लक्ष्य है। ठीक है ना, ये सब उद्देश्य है, उद्देश्य आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की विशेषता, एग्जाम में आपसे जो है इसका विशेषता अक्सर पूछता है। इस देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर के 3 चीज़ महत्वपूर्ण है, एक विशेषता, एक इसका प्रिंसिपल और एक इसका घटक। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है और तीनों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इससे ऊपर जो उद्देश्य पढ़ाए हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। विशेषता याद रखिए, पीएचसी का क्या इसका विशेषता होता है। तो देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य के बाद इसका विशेषता यही है कि यह सभी के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है ना, इसका एक उद्देश्य है कि यह सबके लिए उपलब्ध होता है। बिल्कुल समझ गए। यूनिवर्सल एसेबिलिटी, इसको कोई भी कहीं से भी जाएगा और कहीं पे कोई ट्रीटमेंट करा सकता है। एक्सेप्टेबिलिटी, यानी सामाजिक रूप से ये लोग इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे कम लागत, एफोर्डेबिलिटी यहाँ पे अच्छा होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होती है यहाँ। उपयुक्त तकनीक, यहाँ पे जो भी तकनीक होता है वो साइंटिफिकली जो है क्या होता है, प्रूवन होता है। और यहाँ पे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सेवाएं दी जाती है। तो इसका एक विशेषता यहाँ पे है, यह सबके लिए उपलब्ध है, सामाजिक रूप से स्वीकार है, कम लागत में होता है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तकनीकी रूप से बेस्ड होता है और प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सेवाएं दी जाती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगर आपसे विशेषता पूछे तो किसी भी चीज़ की जो विशेषता होती है, किसी आदमी के बारे में पूछे, जैसे राम के बारे में 5 लाइन विशेषता लिखे, तो विशेषता मतलब क्या, उसकी अच्छाइयों को हम ज़्यादा दर्शाएंगे। तो वही चीज़ है, पीएचसी के जो अच्छाई चीज़ है उसको यहाँ पे हम दर्शा देंगे। ठीक है, अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, तो सिद्धांत कहा जाए तो प्रिंसिपल जो है यह फिक्स है, इसका 5 प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 5 प्रिंसिपल जो दिया गया अल्मा आटा के सम्मेलन में ही ये 5 प्रिंसिपल दिया गया। 5 पॉइंट पहले याद रखिए। पहला है समान वितरण। समान वितरण का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोगों के बीच में जो स्वास्थ्य देखभाल दिया जाएगा वह समान होगा। ऐसा नहीं है कि जाति, धर्म, लिंग, निवास, स्थान, ये सब देखकर जो है लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। तो समान वितरण का मतलब इसका पहला सिद्धांत ही है समान वितरण, यानी सब में समान रूप से सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होना, वितरण होना, समान सर्विस देना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा जाति धर्म देखकर उसको वैसा सेवा देंगे, नहीं। तो पहला सिद्धांत कहता है समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका कहता है
कि भाई ऐसा सेवा दो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, खींच सके, सेवाओं में रुचि रख सके। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब जनता स्वयं उनमें सक्रिय भाग लेते हैं और समुदाय की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मान लीजिए सरकार कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना चलाया और उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो बेकार है। तो इसीलिए समुदाय की सहभागिता स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई भी सरकार का योजना, कल्याणकारी योजना, कोई भी मिशन, ये सब सफल होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन प्राइमरी हेल्थ केयर में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ओके, आगे देखिए, तीसरा इसका जो आपका सिद्धांत है अंतर विभागीय समन्वय यानी इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अन्य विभागों के सहयोग से ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग करने वाले विभाग शिक्षा, कृषि, महिला बाल विकास, जल स्वच्छता, ग्रामीण विकास, यानी ओवरऑल जितने भी विभाग हैं सभी विभाग को जो है ये दायित्व बनता है कि वह स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय कर सके। ठीक है ना, तभी स्वास्थ्य सभी जगह बेहतर हो सकता है। अब मान गए सिर्फ हॉस्पिटल ही बना दिया गया, सिर्फ हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसी का दायित्व होगा कि हर चीज़ वही करे लोगों के लिए, तो कहीं से न कहीं से स्वास्थ्य को मजबूत नहीं बनाएगा। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इंटर सेक्टरल यानी अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित करना यह जरूरी होता है। जो जिस विभाग में है उसको वहीं पर स्वास्थ्य सेवा मिले तो उसके लिए वहीं पर बेहतर होगा। ठीक है, तो अंतर विभागीय समन्वय काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उपयुक्त तकनीक। ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए जो सरल हो, सस्ती हो, प्रभावी हो, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। ठीक है, जैसे ORS का उपयोग, EPI, UIP का, घर पर नवजात का देखभाल, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट। देखिए, कहने का मतलब है जो स्वास्थ्य की देखभाल दिया जाए उसमें जो भी तकनीक चीज़ों का उपयोग हो, टेक्नोलॉजी का, वो ऐसा हो कि आसान हो, सस्ता हो, प्रभावी हो, लोगों के अनुसार हो, तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों में रास आएगी, ज़्यादा लोग उसका उपयोग करेंगे। मान गए ORS का घोल आसानी से लोगों को नहीं मिलेगा तो कोई उसका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना काफ़ी ज़रूरी है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, लोगों के अनुसार, लोगों के अकॉर्डिंग, सरल, सस्ता, आसान, प्रभावी होना चाहिए। न तो गांव में जो लोग टेक्निकल चीज़ नहीं समझते हैं उसको उतना जटिल चीज़ थोड़ी ना आएगा। अगर उसको ORS के घोल देने के जगह अगर गांव के आदमी को बता दीजिए कि ऐसे 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 यह ORS घोल बनाना है और आप खुद बना के इसका इस्तेमाल कीजिए, तब तो हो गया। ORS का घोल वो आदमी बनाते रह गया और इस्तेमाल करते रह गया। इसीलिए आसानी से उपलब्ध हो तो ORS का पैकेट मिलता है, आपको आराम से जाइए लीजिए और घोल कर पीजिए। ठीक है, तो यही होता है आसानी से। ठीक है, तो उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। पाँचवा है, यहाँ पे जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर में देखभाल दिया जाए वह रोकथाम पर फोकस हो, फोकस ऑन प्रिवेंशन। पाँचवा इसका इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसमें जो भी देखभाल हो वह सब जो है रोकथाम पर बेस हो। चूँकि प्राइमरी हेल्थ केयर में आप किसी भी बीमारी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे बस बचाव, रोकथाम करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल में पाँचवा पॉइंट कहता है कि फोकस ऑन प्रिवेंशन, यानी आपका जो फोकस हो वो रोकथाम पर होना चाहिए। बीमारी को होने के बाद इलाज करने से बेहतर है बीमारी होने न दिया जाए। इसके लिए टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण पर ध्यान दीजिए, रोकथाम पर फोकस कीजिए। यही आपका बीमारी के रोकने का मेन जरिया होता है। तो देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर का 5 प्रिंसिपल है। पाँचों प्रिंसिपल अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहला, समान वितरण, सबके बीच समान वितरण हो चीज़ों का, सेवा का, ठीक है, सर्विस का। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल हो। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले हेल्थ सर्विस में। ठीक है, फोकस ऑन प्रिवेंशन, यानी जो आप देखभाल दे रहे हैं वह प्रिवेंशन पर देखभाल हो। किसी भी बीमारी को होने से पहले ही हम उस पर फोकस कर दें, रोकथाम पर, तो पहले ही जो है डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ है और आप इसको ध्यान से देखकर। और एक आता है इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। अलग अलग अगर आपको स्वास्थ्य को बेहतर बना के, मजबूत बना के अगर ये सेवा देना है तो अलग अलग विभाग से आपको कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है बनाना। ठीक है, तो ये आपका रहा इसका सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं। अब सिद्धांत हो गया, तो PHC का सबसे महत्वपूर्ण अच्छा और एक पार्ट है वो है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कुल 8
तत्व एलिमेंट होते हैं, घटक होते हैं। ये 8 घटक आपको एग्जाम में हर हाल में अगर पीएससी क्वेश्चन पूछा तो आपको ये घटक ज़रूर पूछेगा, ठीक है। पहला घटक स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए घटक एलिमेंट यानी पीएससी के अंदर किन किन चीज़ों को सेवा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वही सेवा वही सर्विस यहाँ पे घटक के रूप में है, ठीक है। देखिए पीएससी के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पहला है स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए लोगों में व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, धूम्रपान से बचाव, परिवार नियोजन, संक्रामक रोगों की रोकथाम, ये सब टॉपिक होता है जहाँ पे लोगों के बीच में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा है, अब देखिए ये कोई लोग कहेंगे कि ये 8 याद नहीं होता है, बहुत आसान है। ये सारे चीज़ जो एक व्यक्ति को ज़रूरी है, एज ए नर्स आपको ज़रूरी होना चाहिए, जानना चाहिए 8 चीज़ें जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर होता है। हेल्थ एजुकेशन मस्ट है। दूसरा है फूड न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन को प्रमोशन करना, बढ़ाना, ठीक है। यानी लोगों के बीच में फूड सप्लाई, संतुलित आहार, ये सप्लाई हो, इसका प्रमोट करना, लोगों में बहाल करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब भाई मान गए ये आपका दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में भोजन सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों को मिले तो जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो दूसरा पॉइंट फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन दूसरा पॉइंट बनता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बनता है अगर अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो सेफ वाटर सप्लाई, बेसिक यानी स्वच्छता और जल आपूर्ति, यह आपका तीसरा पॉइंट है घटक में। मान गए गंदा पानी का सप्लाई होगा, स्वच्छता नहीं होगा तो बीमारी उपजेगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको घटक है कि भाई ज़रूरी शुद्ध जल मिले, पेयजल मिले लोगों को और स्वच्छता हो, ठीक है। चलिए तीसरा है। चौथा है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में जो एक बड़े लार्ज नंबर संख्या है महिला और बच्चे का, उनके हेल्थ से रिलेटेड है। यानी माँ और बच्चे के हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन पर चर्चा करना हो, बताना हो, माँ और बच्चे की हेल्थ की बात हो तो ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के घटक में आएगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। पाँचवा है टीकाकरण भी इसके अंदर आता है, जो भी टीकाकरण वगैरह आपको लगता है। छठा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडेमिक, यानी संक्रामक स्थानीय बीमारियों को नियंत्रण और रोकथाम। स्थानीय स्तर पर जो भी बीमारी होता है किसी भी क्षेत्र में, उसका नियंत्रण और रोकथाम इसी पीएससी का घटक के अंदर आता है, ठीक है। आगे है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एज इंजरी, ठीक है ना। कुछ ऐसे बीमारी, समान बीमारियां हैं जहाँ या चोटें हैं जिसका उपचार यहाँ पे पीएससी के अंदर किया जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट। 8वां है प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, यानी पीएससी के अंदर कुछ आवश्यक दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसका उपलब्ध होना चाहिए WHO इसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार। ORS, जिंक, आयरन टैबलेट, एंटीबायोटिक, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है ड्रग जो होना चाहिए। तो कुल मिला के 8 पॉइंट है। 8 चीज़ में आपको एकदम कोई भी कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे शुद्ध जल, पेयजल और स्वच्छता, ठीक है। लोगों को आवश्यक दवाइयाँ, कुछ समान बीमारी और चोटों का उपचार, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, तो ऐसे कर कर के आप सोच के 8 पॉइंट दिमाग में 1-2 बार लिखिएगा, 8 पॉइंट तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया। अब यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इस देखभाल में हमारे नर्स की क्या भूमिका होती है। तो भाई नर्स की भूमिका इतना आपको मैंने ऊपर बताया तो आप नर्स की भूमिका नहीं लिखेंगे, फिर भी बता देता हूँ। नर्स की भूमिका पीएचसी में है स्वास्थ्य शिक्षा देना, टीकाकरण करना, ठीक है, ANC PNC चेक करना, पोषण संबंधी परामर्श देना, परिवार नियोजन सेवा देना, रोगों को शीघ्र पहचान करना, आवश्यक दवाइयों को लोगों में वितरण करना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना, घर घर जाकर फॉलोअप करना, आवश्यकता होने पर रोगी को उच्च केंद्र रेफर करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल क्रियान्वयन में सहयोग करना। तो जो ऊपर आप पढ़े हैं वही एज ए नर्स आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए तो पीएचसी होता है यहाँ पे समाप्त। आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज के ऊपर, व्यवसायिक रोग के बारे में। व्यवसायिक रोग मेनली इसका सूची पूछेगा, इसका कारण और इसका रोकथाम पूछेगा। सबसे पहले आप व्यवसायिक रोग से क्या समझते हैं। व्यवसायिक रोग
ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है व्यवसाय, यानी व्यवसाय से होने वाला रोग। ठीक है, जो जिस व्यवसाय प्रोफेशन में है, अगर उस प्रोफेशन में रहते हुए वहाँ से इफेक्टेड होता है, बीमारी होता है, तो उसका उस प्रोफेशन यानी उस व्यवसाय से संबंधित रोग कहा जाता है। जैसे कोई अगर पत्थर तोड़ने वाला, धूल कण में काम करने वाला व्यक्ति है और उसको अगर उससे संबंधित रोग हो गया तो हम उसको उस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। कोई अगर कॉटन, खादी जहाँ पे धुनाई वगैरह होता है और डस्ट निकलता है वहाँ होता है, कोई अगर चीनी मिल, गन्ने के उद्योग में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रोफेशन में रहते हुए अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो वह उसका व्यवसायिक रोग बन जाता है। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो सिंपल भाषा में आप लिखें तो मनुष्य में अपने जीवन में अधिकांश समय वह कार्यस्थल पर बिताता है। कोई भी व्यक्ति है, बैठ के कोई रहता है, कोई अपने काम खेत में कर रहा है, कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई अपने उद्योग में कर रहा है, कोई किसी विभाग में, किसी फैक्ट्री में कर रहा है, कहीं ना कहीं सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो वही कह रहा है, मनुष्य अपने जीवन में अधिकांश समय अपने कार्यस्थल पर बिताता है। यदि कार्यस्थल का वातावरण सुरक्षित नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के समस्याएं बनता है, जैसे धूल, धुआं, रसायन, शोर, विकिरण, सूक्ष्मजीव तथा शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे रोगों को व्यावसायिक रोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह उसी अपने व्यवसाय में रहते हुए उसको रोग अटैक किया जो उसके व्यवसाय से संबंधित था। ठीक है, होने का जो कारण हुआ वह कारण उसके व्यवसाय से संबंधित था, कामों से संबंधित था, इसलिए उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर रखा गया और कहा गया। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है, इनकी रोकथाम के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होता है। इसीलिए देखते होइएगा बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग या रेलवे, जहाँ भी लोग काम करते हैं बड़े संख्या में, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं ताकि उनका परीक्षण वगैरह, जांच वगैरह, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, परिभाषा क्या है भाई? WHO कहता है, कार्यस्थल पर उपस्थित हानिकारक भौतिक, रासायनिक, जैविक और अन्य जोखिम कारणों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को व्यावसायिक रोग कहते हैं। WHO इसे और आसान बना दिया। WHO कहा कि भाई जहां आप काम करते हैं, आपका जो काम स्थल है, कार्यस्थल है, वहां पे चाहे जो भी हानिकारक भौतिक, रासायनिक, जैविक या जो भी अन्य रिस्क फैक्टर वाला चीज़ें उपलब्ध हो और उनसे जो रोग हो वह व्यावसायिक रोग कहलाता है। सही बात है भाई? ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए खदान में कार्य करने वाले मजदूर को वहाँ पे सिलिकोसिस होता है, सिलिकॉन से सिलिकोसिस होता है। कपड़ा उद्योग से बाइसाइनोसिस होता है, जिसे कॉटन से होने वाले बोलते हैं। एस्बेस्टस उद्योग में अस्बेस्टोसिस होता है। अस्पताल के कर्मचारी को हेपेटाइटिस बी, HIV ऐसे जोखिम होते हैं। तो अन्य बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, कपड़ा उद्योग में बाइसाइनोसिस, एस्बेस्टस उद्योग में एस्बेस्टोसिस, अस्पताल में HIV एड्स जो भी संक्रामक है वो रहता है। खदान में काम करने वाले मजदूर को सिलिकोसिस। ऐसे तमाम जो है उसके व्यवसाय से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक रोग के कारणों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग। अब जो काम में रहते हुए जो रोग होता है, काम से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, उसमें 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग क्या है तो देख लीजिए। पहला है फिजिकल, केमिकल, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, जो अभी ऊपर आप देखेंगे और भी। फिजिकल हैजार्ड्स में एक कार्यस्थल के भौतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। भौतिक कहा जाए तो यहाँ पे अत्यधिक शोर होना, अत्यधिक गर्म या ठंड होना, कंपन, रेडिएशन, पुअर लाइटिंग, ह्यूमिडिटी, ये सब भौतिक है, फिजिकल है। ठीक है, जो व्यक्ति के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, तो ये सब में भी जैसे मान के बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा शोर से आदमी धीरे धीरे डेली उस पर काम करते करते बहुत ज़्यादा शोर सुनते सुनते एक दिन ऐसा होगा कि वो बहरा हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक गर्म और ठंडा का अनुभव भी हमेशा अगर करने से उसको इफेक्ट पड़ेगा। कंपन से भी समस्या हो सकता है, रेडिएशन पड़ने से भी हो सकता है। ठीक है, कम लाइट से भी उसका आँख का रोशनी जा सकता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अत्यधिक होने से भी समस्या हो सकता है। तो ये सब फिजिकल है और ये सब उदाहरण है।
ठीक है, याद रखिए। अब इसका प्रभाव क्या है अभी बता दिए, बहरापन, जलन, हीट स्ट्रोक, आंखों की समस्या, कैंसर, तो ये सब जो है आपको इफेक्टेड रोग है जो फिजिकल कारण बनता है। दूसरा है केमिकल हैजार्ड, केमिकल रासायनिक कारण, रसायन के संपर्क में आने से विषाक्तता या अन्य रोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तो रसायन के संपर्क कहने का मतलब होता है बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि क्या होता है कि व्यक्ति डायरेक्ट जो है केमिकल के संपर्क में आ जाता है, जिससे गंभीर जलन, गंभीर रिएक्शन, बहुत सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल से तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं केमिकल हैजार्ड का मतलब होता है रासायनिक कारण, जो कारण वो रासायनिक कारण होगा, जैसे लीड, सीसा, मरकरी, पारा, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड, एसिड एल्कलाइड, गैस एवं धूल, ये सब केमिकल कारण है। अब केमिकल कारण में मान गए लीड, आर्सेनिक, ये सब से पॉइजनिंग होता है, कैंसर रोग, त्वचा रोग, ठीक है, फेफड़ों का रोग, कैंसर रोग, ये सब आपके केमिकल से होता है। ठीक है, चलिए तीसरा है बैक्टीरियल बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक हैजार्ड, बायोलॉजिकल जो आपके बॉडी में पहुंचकर आपको रोग पैदा कर सकता है, जो बायोलॉजिकल मतलब जो जीव जंतु से उत्पन्न हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, परजीवी के संपर्क से संक्रमण हो सकता है। मान गया अस्पताल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, नर्सेज है, पैरामेडिकल है, सफाई कर्मी है, तो भाई बहुत सारा लोग अस्पताल में काम करते करते भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी को वायरल, किसी को फंगल, ठीक है, किसी को वर्म इन्फेस्टेशन अस्पताल से मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19, तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल में काम करने वाले को नहीं होता है, अस्पताल में भी काम करने वालों को होता है, और उसको ज़्यादातर जो होता है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के कारण होता है, संक्रमण के कारण, अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है मैकेनिकल हैजार्ड होता है, यांत्रिक कारण, जो मशीनों एवं उपकरणों के कारण दुर्घटनाएं होते हैं। मैकेनिकल हैजार्ड में आता है जैसे बहुत सारे यांत्रिक, जैसे मशीन उपकरण के कारण दुर्घटना होता है, जैसे उदाहरण के लिए कटना, जलना, गिरना, मशीन में हाथ फंस जाना। देखते होइएगा बहुत सारे आपको, जैसे बॉयलर फट जाता है, सुने होइएगा बॉयलर फट गया, बहुत सारे लोग उसमें झुलस गया, जल गया, मशीन गिर गया, लोग उससे दब गए। ठीक है, लोग जो है तेल के कुआं है फैक्ट्री में, उसमें गिर गया। तो ऐसे तमाम मैकेनिकल हैजार्ड जो मशीनों और उपकरणों के कारण दुर्घटना हो जाता है प्रोफेशनल काम में, व्यवसाय में रहते हुए। ठीक है ना। पांचवा है, यहाँ पे देख सकते हैं कारण एर्गोनोमिक हैजार्ड, गलत कार्य मुद्रा, पोस्चर एवं लंबे समय तक एक ही स्थिति में कार्य करना। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और ऑफिस में काम करते तो ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस में तो बीमार नहीं पड़ते हैं, वो अपने प्रोफेशन में अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे जगह पे हैं, लेकिन उनका ऐसा काम है जो ऑफिस में दिन भर बैठे रहना, तो फिर वो गलत मुद्रा, हमेशा एक सीधा कोई नहीं रह पाता है। गलत मुद्रा से आप लोग देखते होइएगा बहुत लंबे समय तक लोग 5 साल 7 साल 10 साल ड्यूटी करने के बाद उनके बॉडी में अकड़न हो जाता है, उनके ठीक से वो खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, इससे समस्या आने लगता है। तो ये एर्गोनोमिक हैजार्ड जो होता है गलत मुद्रा, गलत समय में या लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से होता है, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, भारी वजन उठाना, बार बार एक ही कार्य करना, ये सब चीज़ होता है जिससे व्यक्ति को गर्दन, कमर दर्द, ज्वाइंट पेन, स्लिप डिस्क से सब होने की खतरा रहता है, और ये सब प्रोफेशनल डिजीज में आता है। चलिए छठा है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। मानसिक तनाव भी कार्यस्थल का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे किसी भी व्यक्ति को जो बीमारी होता है उसमें बहुत हद तक ये परसेंटेज मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कारण भी होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति मानसिक तनाव भी कार्यस्थल का एक महत्वपूर्ण जोखिम है। नाइट ड्यूटी, अत्यधिक कार्यभार, तनाव, डिप्रेशन, ठीक है, बर्नआउट सिंड्रोम, ये सब व्यक्ति को जो है आपको क्या करता है, मानसिक रूप से भी परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति प्रोफेशनल जगह पर काम करता है तो वहाँ पे उसको मनोवैज्ञानिक प्रेशर नहीं रहता है, बहुत रहता है, जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है। तो ये 6 कारण हैं, चाहे आपका फिजिकल हो, केमिकल हो, बर्नआउट हो, साइकोलॉजिकल हो, जो भी कारण हो, केमिकल हो, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 कारण जो मैंने आपको व्यावसायिक रोग होने का बता दिया। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़ें कि व्यावसायिक रोगों को रोकथाम कैसे करेंगे, ठीक है। तो माय डियर
व्यावसायिक रोगों की रोकथाम करने की अगर बात आएगी तो रोकथाम के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहलू है, देख लीजिए। व्यावसायिक रोग अगर रोकना हो, अगर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर रोगों को रोकना हो, उससे संबंधित रोग को रोकना हो, तो पहले आता है पीपीई। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहने का मतलब होता है कि इसमें मास्क, ग्लव्स, हेलमेट, गोगल्स, ईयर प्लग, सेफ्टी शूज, ठीक है। तो ये जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव है, जो किसी व्यक्ति को पर्सनली रूप से सुरक्षा देता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई का इस्तेमाल करना, जिसमें मास्क, ग्लव्स, हेलमेट्स, गोगल्स, ईयर प्लग, सेफ्टी शूज, और जो जहाँ जिस विभाग में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना पर्सनली इसमें से यूज करता है, ठीक है, जो उसके रोकथाम करेगा। मान गया अगर कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है तो उसका गोगल्स उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आँखों के बचाव के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग सब देखते होइएगा, जो रड लोहा का काम करता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में हेलमेट पहन के रहता है, सर्प के बचाव के लिए। सेफ्टी शूज पहन के रहता है, उसमें भी बचाव के लिए, पैर हाथ में कील चुभने से, ठीक है ना। तो ये सब होता है। मास्क, ग्लव्स हम लोग जानते हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ पहन के अपना रहता है। तो ये सब पर्सनल इक्विपमेंट है जो बचाता है लोगों को अपने प्रोफेशनल में रहते हुए बीमारियों से। कार्यस्थल में सुधार, इंजीनियरिंग कंट्रोल। देखिए, जो कार्यस्थल है जहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी आप करेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे काम है उचित वेंटिलेशन दीजिए, अगर बीमारी नहीं होने से रोकना है तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा हो, धूल नियंत्रण हो, वहाँ पे मशीनों पर सेफ्टी गार्ड लगा हो, पर्याप्त रोशनी हो, स्वच्छ वातावरण हो, ठीक है। जहाँ भी काम कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में सुधार होना कार्यस्थल में ज़रूरी होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाई कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, कहीं भी काम करते हैं, नियमित हेल्थ एग्जामिन जरूर करवाना चाहिए, जिससे पता चले कि हम कैसे हैं, मेरा स्वास्थ्य का स्टेटस कैसा है। अब इसमें बहुत सारे टेस्ट होता है अलग अलग, ठीक है, जैसे चेस्ट एक्सरे, ऑडियोमेट्री, ब्लड टेस्ट, विजन टेस्ट, ठीक है, वायरल मार्कर, ये सारे टेस्ट होते हैं जो करवाना चाहिए। चौथा आता है स्वास्थ्य शिक्षा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग देना चाहिए कि व्यवसाय में रहते हुए हम अपने कैसे खुद की सुरक्षा कर सकें। पीपीई का सही उपयोग, दुर्घटना से बचाव, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से आपको देना चाहिए। तो चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा रोकथाम का। पांचवा पॉइंट है टीकाकरण। कहीं भी व्यक्ति काम करने जाता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल में आप जाते हैं काम करने, तो पहले आपसे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगता है कि आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो ये वैक्सीनेशन का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, विशेष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक टीकाकरण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। छठा है कानूनी सुरक्षा। कानूनी सुरक्षा भी आपको व्यवसाय में जो है आपको क्या करता है कि कानूनी रूप से सुरक्षा दिया गया है, जिसके तहत जो है लोग अपने काम वाले जगह पर भी जो है उसे अच्छे स्वास्थ्य रोकथाम के लिए जो है ज़रूरी होता है। जैसे फैक्ट्री एक्ट बनाया गया 1948 में, जिसमें तय किया गया कि कितना समय ड्यूटी लेना है, किन किन लोगों को ड्यूटी लेना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों से ड्यूटी करवाएं। तो ये सब कानूनी सुरक्षा दिया गया है कर्मचारियों के लिए। जैसे ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 हुआ, ESIC एक्ट लगा है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसको जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो कुछ हिस्सा अपने डोनेट करती है, कुछ हिस्सा जो काम करने वाला है उसका करता है, और दोनों जो है अपना ट्रीटमेंट समय आने पर कर सकता है। बेनिफिट वगैरह ESIC से मिलता है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में कानूनी रूप से रखा गया। सातवां है दुर्घटना नियंत्रण के लिए फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब हर एक कार्यस्थल पर होना ज़रूरी होता है, ताकि अगर मान गए आग के कंडीशन बने तो फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, एयर फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब ज़रूरी होता है। तो ये 7 पॉइंट है जो आप रोकथाम कर सकते हैं व्यवसाय प्रोफेशनल होने वाले, ऑक्यूपेशनल होने वाले टीचर्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है माय डियर। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको और हम लोग देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की सूची एवं इसमें नर्स की भूमिका, ठीक है। तो देखिए जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है और नर्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, 2 बार 3 बार नहीं सुनेंगे, दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से, सुनने से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची और इसमें नर्स की भूमिका, एक क्वेश्चन है, तो हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं।
सबसे पहले बात है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश लेवल पर बात हो रहा है। तो देश लेवल पर कौन होता है भाई? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा देश में विभिन्न संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम है उसका 2 ही 3 मकसद है। या तो वो बीमारी को रोकथाम करेगा, या फिर वो कंट्रोल करेगा, या फिर उसका उन्मूलन यानी उसका खात्मे के लिए चलाया गया है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम 3 ही 4 चीज़ के लिए, या तो रोकथाम करने के लिए, या कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसको ख़त्म करने के लिए, इसी लक्ष्य के साथ जो है कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? अब उसमें या तो संक्रामक या फिर असंक्रामक कोई भी रोग हो सकता है जिसको रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना है। ठीक है। अब जैसे अभी चल रहा है NEP, नेशनल इराडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, NE इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अब ये जो कार्यक्रम है, जिस भी बीमारी के लिए जो भी कार्यक्रम चला, उसका मेन मकसद होता है कि उस बीमारी को प्रॉपर तरीक़ों से, कोई अगर व्यक्ति है तो उसको सहायता किया जाए, या फिर पहले ही उस बीमारी को खोजकर खात्मा किया जाए, ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जाए। तो इस कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य जो नागरिक है देश के, उसको एक क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, रोगों की रोकथाम करना तथा लोगों में स्वास्थ्य सुधार लाना है। इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में नर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिला के जो ये स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा संक्रामक बीमारी या गैर संक्रामक दोनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किया गया। इन कार्यक्रमों का मेन मकसद होता है रोग की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है। इन कार्यक्रमों का मेन मकसद होता है नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और लोगों में जन स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है। चलिए, तो ये इसका बेसिक जानकारी है। अब हम इसको देखते हैं भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो लाया गया, ऐसे तो आप जान गए कि किस लिए लाया गया कार्यक्रम सब, फिर भी जान लेते हैं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है भाई रोग की रोकथाम किया जाए। ठीक है। चलिए, मातृ एवं शिशु, ज़्यादातर इस कार्यक्रमों में जो फोकस होता है वह माँ और बच्चे, इस 2 पर काफ़ी फोकस होता है। तो इसके स्वास्थ्य में सुधार हो, मृत्यु एवं विकलांगता दर कम किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन जागरूकता बढ़ाया जाए, सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ये उद्देश्य है कि यही उद्देश्य है रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो, मृत्यु एवं विकलांगता दर कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाना, सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। अब इससे आसान भाषा तो कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची। अब हम आपको सूची, चूँकि एग्जाम में आपसे पूछता है सूची बनाएं और नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है। तो एक कार्यक्रमों, जितने भी कार्यक्रम हैं 10-12 कार्यक्रम का नाम बता देते हैं। जैसे पहला, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP, यानी इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करना। अब इसे बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। तो 2000 पहले इसका जब आया तो इसका 2025 तक था कि टीबी का उन्मूलन करना है। सेवाएं इसमें ये है कि निःशुल्क जांच और दवा डॉट्स के माध्यम से लोगों को दी जाती है। तो NTP पहला। दूसरा है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जहाँ जहाँ इराडिकेशन है मतलब उसके उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है। तीसरा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब कंट्रोल का मतलब होता है कि नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। ऐसा बीमारी है जो फैल रहा है तो उसे नियंत्रण में लिया जाए, इसके लिए प्रोग्राम चला रहा है। तो एड्स ऐसा बीमारी है जो अभी काफ़ी फैल रहा है, तो उसे उन्मूलन के लिए नहीं, उसे ख़त्मा करने के लिए कंट्रोल करने के लिए NSCP चलाया जा रहा है। ठीक है। चौथा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यह टीकाकरण तो हमेशा चलता ही है, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम है। पाँचवा जो प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें ये भी कंट्रोल ही है,
ना कि इराडिक्शन है। ठीक है, ये भी नियंत्रण ही है। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार, ये सब जो है आपको कीट पतंग मच्छर से होने वाला है, इसीलिए इसे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में रखा गया है। ठीक है, आगे है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NPNCD। यह विभिन्न प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए चलाया जा रहा प्रोग्राम है, जिसमें पहले से रोकथाम और नियंत्रण के ऊपर इसमें काम किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो मानसिक रोगियों के लिए चलाया जा रहा एक प्रोग्राम है। ठीक है, 8वां है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी NPCBVI, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट क्या है माय डियर? 9वां पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ठीक है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, यानी वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल के लिए चलाया जा रहा प्रोग्राम है। ठीक है, 10वां है नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है NTCP, जिसमें तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए लोगों के बीच चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है। ठीक है, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। 11 है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जो वायरल हेपेटाइटिस रोगों के नियंत्रण के ऊपर बनाया गया है। 12 है आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PMJ इन सब के माध्यम से इसमें सेवा दिया जाता है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो और भी प्रोग्राम हो सकता है, आपको याद हो उसको लिखिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये सारे प्रोग्राम में एक कॉमन नर्स की जो भूमिका होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इन राष्ट्रीय प्रोग्राम में नर्स की क्या भूमिका हो सकती है? समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता फैलाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाए, रोगों की शीघ्र पहचान कर और स्क्रीनिंग करे। जो भी रोग के ऊपर कार्यक्रम है उस रोग की शीघ्र पहचान करे और स्क्रीनिंग करे। टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करना नर्स का काम है। दवाइयों का सही वितरण, उपचार का पालन सुनिश्चित करना नर्स का काम है। ANC, PNC तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना नर्स का भूमिका है। ठीक है, सब कार्यक्रम में रिकॉर्ड रिपोर्ट तैयार करना, जितने भी कार्यक्रम होता है संचालन, सबका रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना नर्स का ही काम है। घर घर जाकर फॉलोअप एवं गृह भ्रमण करना और फीडबैक लेना कार्यक्रम के बारे में, ये नर्स की काम है। ठीक है, नर्स का भी अगला भूमिका है। और यहाँ पे जो आशा है, जो ANM है, इसका अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करना ये नर्स का दायित्व होता है। क्योंकि जब कार्यक्रम होता है तो उसमें आशा से लेकर ANM स्टाफ नर्स बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। संदिग्ध रोगियों को समय पर उच्च केंद्र रेफर करना ये नर्स का दायित्व होता है। मानिएगा किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कैंप चल रहा है और वहाँ पे उस बीमारी के मरीज मिल गया तो उसे उच्च केंद्रों पर रेफर कर दे समय के अनुसार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन और निगरानी में सहयोग करना ये भी नर्स का दायित्व है। तो ये सब नर्स का जो है यहाँ पे आपका हो गया भूमिका। और भी सारे भूमिका आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग की, और क्या क्या जो है नेशनल प्रोग्राम में एज ए नर्स कर सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।